कि अब क्या हुआ था कल तक, कहाँ थे हम कि इरफान की जो दादी थी वो मर गई थी, है ना, वो चली गई थी इस दुनिया से। अब इरफान के घर जब टोपी शाम में पहुंचा, क्योंकि यह खबर उन्हें कहाँ मिली थी, स्कूल में मिली थी, तो तब दोनों साथ थे। तो इरफान के जो परिवार वाले थे, जो नौकर उनके यहाँ उसे खबर देने आया था, वो उसे ले गया। टोपी अकेला रह गया, बैठकर रोने लगा था। अब जब वो शाम में पहुंचा तो घर में सन्नाटा था, रिश्तेदारों की बहुत भीड़ लगी हुई थी, लोग बहुत ज्यादा थे, लेकिन उसके लिए क्या हो गया था, अकेलापन हो गया था। घर जो है उसके लिए सुनसान हो गया था, क्योंकि उसकी जो मित्रता थी वो इरफान के साथ साथ किससे हो गई थी, इरफान की दादी के साथ हो गई थी। दादी के हजार का इतना लगाव उनके साथ था, लेकिन फिर भी टोपी ने क्या किया, कभी भी दादी के हाथ की चीज, उनके हाथ की कोई चीज नहीं खाई थी। प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता। देखो उसके मन में प्रेम था, वो खुद को रोक नहीं पाया, है ना। दादी उससे प्रेम करती थी बच्चे से, वो खुद को नहीं रोक पाई, लेकिन उन्होंने जो उनके ऊपर जो मान्यताएं, रूढ़ी परंपराएं कि ब्राह्मण है, हमें उनके घर का, मुस्लिम के घर का नहीं खाना, और उनके कि हम इनके घर का छुआ नहीं खाएंगे, उसे बच्चा जबरदस्ती मान रहा था, उसे निभा रहा था, लेकिन उसका मन जो था वो प्रेम के ऊपर लुटा जा रहा था। वो जो है उसकी दादी से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि उसमें क्या लगता था, उसे अपनेपन का भाव, अपनेपन का अनुभव होता रहता था हमेशा। इरफान के और इन दोनों के प्रेम को अगर इरफान के दादा भी जीवित होते तो वो शायद वो भी उनके मर्म को, उनके अर्थ को ना समझ पाते कि इतना दोनों में प्रेम क्यों है। दोनों अपने घरों में अजनबी और घरे घर में अकेले थे। उसका कारण क्यों था, क्योंकि दोनों के मन में कहीं ना कहीं एक अकेलापन था, जिसको वो एक दूसरे से के लिए बेहतर समझते थे। कि भाई वो भी इसीलिए प्यार से बात करती थी उससे, वो भी अपनी दादी से ज्यादा उन्हें प्यार करता था। दादी को तो अपनी करता ही नहीं था, वो नफरत करता था अपनी दादी से। तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक भया होता। किसने कहा, टोपी ने। टोपी ने कहा कि भाई तेरी दादी की बजाय क्या होता, इससे तो मेरी दादी मर जाती, तो कम से कम, क्योंकि वो उससे प्यार करता था, दादी से प्यार हो गया था उसे बहुत ज्यादा, और अब उसे लग रहा था कि अब ऐसा महसूस हो रहा था उसे अनुभव कि अब उसका कोई नहीं है। जो अकेलापन उसे पहले लगता था, अब वो अकेलापन उसे फिर से उसके ऊपर हावी होना शुरू हो गया। इरफान ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अभी वो दुनियादारी थोड़ी ना सीखे हैं, छोटे बच्चे हैं ना, कि वो नहीं नहीं ऐसा मत कहो कुछ। उसने कोई जवाब नहीं दिया, दोनों मित्र मिलकर रोने लगे। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 यानी 45 सन 45 को कसम खा ली कि वह अब किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती। बदली यानी स्थानांतरण, ट्रांसफर, है ना, एक शहर से दूसरे शहर में पोस्टिंग बदल जाना, जॉब की जगह। किसने लिया सर, टोपी शुक्ला ने? हाँ, 10 अक्टूबर सन 45 को। क्यों लिया, देखो अब उसने ठान लिया कि मैं ऐसे किसी बच्चे को मित्र नहीं बनाऊंगा जिसके पापा की बदली हो जाए, स्थानांतरण हो जाए बाद में। क्यों 10 अक्टूबर सन 45 का यूं तो कोई महत्व नहीं है, आम तारीखों की तरह तारीख थी, लेकिन उसके जीवन में, टोपी शुक्ला के जीवन का महत्वपूर्ण दिन बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि डेथ हो गई थी, क्योंकि इस तारीख को इरफान के पिता की बदली हो गई थी। उनका ट्रांसफर हो गया था, उनका स्थानांतरण दूसरे शहर में हो गया था, और वह मुरादाबाद चले गए थे। कहाँ हुआ था स्थानांतरण, मुरादाबाद चले गए थे। इरफान की दादी के मरने के थोड़े दिनों बाद ही यह तबादला हो गया। तबादला यानी वो स्थानांतरण, ट्रांसफर होना। इसलिए टोपी और अकेला, एक तो दादी मर गई, इसका दुख था उसे, और क्या हुआ, जो उसका इकलौता मित्र था जिससे वो अपना सुख दुख बांट लेता था, उसकी निमती थी, वो भी वहां से छोड़कर चला गया। अब दूसरे कलेक्टर आए जिनका नाम था ठाकुर हरिनाम सिंह। उनके 3 लड़के थे, और उन तीनों में से कोई भी उसका दोस्त नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया, अब देखो, डब्बू बहुत छोटा था, बीलू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर का, किंतु केवल अंग्रेजी बोलता था। देखो 3 लड़के कलेक्टर, जो नया कलेक्टर आया, 3 लड़कों का नाम क्या क्या थे, कलेक्टर के 3 लड़कों के कितने नाम थे, कलेक्टर जो दूसरे कलेक्टर बदली होकर आए, इरफान के पिता की बदली होने पर जो दूसरे कलेक्टर आए, उनके कितने बेटे थे, 3। गद्यांश आ सकता है, उसने इस तरह से क्वेश्चन पूछा
पूछा जा सकता है। कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। तीनों बेटों के क्या नाम थे? डब्बू, बिल्लू, गुड्डू। गुड्डू। अब बराबर का टोपी की हम उम्र का कौन था उनमें से? गुड्डू। गुड्डू। देखो यहाँ दिया हुआ है बराबर का, आपके जब प्रश्न पूछा जाए तो वो पूछ सकता है कि हम उम्र कौन था या उसके जितना कौन था, तो गुड्डू। अब गुड्डू के साथ वो दोस्ती क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि वो सिर्फ अंग्रेजी बोलता था। क्योंकि वो सिर्फ अंग्रेजी में बोलता था। और यह बात भी थी कि इन तीनों को एहसास था यानी अनुभूति थी, अनुभव था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं। किसी ने टोपी को मुंह नहीं लगाया, यानी उन्हें थोड़ा घमंड था। क्या था? अहंकार इस चीज का कि वो भाई कलेक्टर के बेटे हैं, हम ऐसे वैसे से किसी से भी दोस्ती नहीं कर सकते, है ना। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे। अब जो कलेक्टर है उन्हें माली भी मिला हुआ है, चपरासी भी सरकार की तरफ से मिला हुआ है, वो टोपी को पहचानते थे। इसलिए बंगले में जाने की परमिशन उन्होंने दे दी कि आप जा सकते हैं। अब बिल्लू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे जब टोपी ने अंदर प्रवेश किया। डब्बू ने हिट किया, हिट तो समझते हो ना? डब्बू ने हिट किया, गेंद सीधी टोपी के कहां जाकर लगी? मुंह पर जाकर लगी। उसने घबराकर हाथ उठाया और गेंद उसके हाथों में आ गई। हाउ दैट? कौन चिल्लाया? गुड्डू। गुड्डू। हेड माली अंपायर था, उसने उंगली उठा दी। माली को क्या बनाए रहते थे वो? अंपायर था, तो उसने भी उंगली उठा दी। वह बेचारा यह समझ सका कि हाउस दैट का शोर जब मचता है तो क्या किया जाता है? उंगली उठाई जाती है। माली था। हु आर यू? डब्बू ने सवाल किया। अब डब्बू क्योंकि वो इंग्लिश में बोलते थे तो उन्होंने उससे पूछा, किससे? टोपी शुक्ला से, कि हु आर यू, तुम कौन हो? बलभद्र नारायण नाम था, लेकिन वो क्योंकि अलग भाषा में बोलता था, बिल्कुल अपनी भाषा में बोलता था, तो उन्हें जवाब दिया, हु इज योर फादर? अब किसने पूछा? गुड्डू ने सवाल किया कि तुम्हारे पिता कौन है? हु इज योर फादर? अब बेचारे ने, टोपी शुक्ला ने जवाब दिया, भृगु नारायण। बिल्लू ने अंपायर को, यानी उसके एक्सप्रेशन थे, उसके जो जैसे बोलते हैं कि जैसे उसे समझ ना आया हो, है ना, इतराने की वजह से उसने अंपायर को आवाज दी। अंपायर कौन था भाई? माली। ई भृगु नारायण कौन है? उसने उससे कहा कि भृगु नारायण कौन है? एनी ऑफ अवर चपरासीज? देखो कितनी बड़ी इंसल्ट की उसने एक बच्चे की, कितना तिरस्कार किया कि ये पहले उससे पूछा कि भृगु नारायण कौन है, फिर कहा कि एनी ऑफ अवर चपरासीज, कि क्या हमारा कोई चपरासी है? तो बहुत बड़े अपमान की बात थी भाई टोपी शुक्ला के लिए। नहीं साहब, अंपायर ने कहा, शहर के मशहूर दागदर हैं। दागदर यानी डॉक्टर। यू मीन डॉक्टर? डब्बू ने सवाल किया कि तुम्हारा मतलब है डॉक्टर? बट ही लुक्स सो क्लमजी, लेकिन ये तो दिखाई देने में क्या गंदा दिखाई देता है। बिल्लू बोला। एक टोपी अकड़ गया। इस बात पर क्या हुआ? टोपी अकड़ गया, प्रॉब्लम हो जाए। तो ये चीजें कहाँ से आती हैं? ये चीजें सिखाई जाती हैं अपने परिवार की तरफ से, है ना, कि हम जितने बड़े हैं, अगर हम धनी हैं तो कैसा हो जाना चाहिए? विनम्र हो जाना चाहिए। तो अगर परिवार वाले लोग सिखाते हैं तो बच्चे की आदत वैसे ही बनती चली जाती है। तो अब जो है, बट उसने जब ऐसा कहा तो ए टोपी अकड़ गया। टोपी ने क्या कहा? वो भी अकड़ कर बोला कि ए। कैसे आवाज दी उसने? ए। तनी जवनिया संभाल के बोलो, एक लपड़ में नाचे लगी हो। तनी अपने जवान को लगा दो, वरना एक थप्पड़ ऐसा मारूंगा कि नीचे गिर जाओगे। ओह यू, बिल्लू ने हाथ चला दिया। इतना कहकर, ओह यू कहकर कि अच्छा तुम थप्पड़ मारोगे, और उसने हाथ चला दिया। इतनी देर में उसने कर दिया काम। टोपी लुढ़क गया, गिर गया। फिर वह गालियां बकता हुआ उठा, गाली देता हुआ, परंतु हेड माली बीच में आ गया। लेकिन जो मालियों का हेड था वो दोनों बीच बचाव बच्चों का करने आ गया। अब डब्बू ने अपने अल्सेशियन को शुष्कार दिया। शुष्कार यानी शुष्कारना, किसी को भड़का देना, उत्साहित कर देना। कुत्ते को किसी के पीछे लगाने के लिए जो आवाज निकालते, अल्सेशियन एक विशेष प्रजाति का कुत्ता। पेट में 7 सुइयां भुगी। अब क्या हुआ? कुत्ते ने जब उसके पीछे लगा दिया, टोपी शुक्ला के पीछे, उसके कुत्ते ने काट लिया। और कितने इंजेक्शन लगवाने पड़े? 7 इंजेक्शन पेट में उसे लगवाने पड़े। तो टोपी के होश ठिकाने आए। मुहावरा है होश ठिकाने आना, है ना, होश ठिकाने आ गए, उसके होश ठिकाने आ
अब वह वहां नहीं जाएगा। उसने फिर कलेक्टर साहब के बंगले का रुख नहीं किया, वो दोबारा वहां नहीं गया। परंतु प्रश्न यह खड़ा हो गया कि फिर आखिर वह करे क्या। लेकिन उसके सामने समस्या यह थी कि वह किससे जाकर बात, उसके घर का माहौल कैसा था, बिल्कुल अकेलेपन से भरा हुआ, उसे कोई भी अपनेपन का एहसास अपनी दादी में, भाई बहनों में, किसी में भी नहीं होता था। किसी ने उसके साथ शायद प्यार का बर्ताव कभी नहीं किया और उसको कोई समझ नहीं पाता था उसके घर में, जिसके कारण उसने क्या रास्ता निकाला था, इरफान और इरफान की दादी उसे मिल गए थे। अब वो वहां से चले गए। जो नए कलेक्टर आए उनके बच्चे कैसे थे वो आपने देखा ही, कैसे बच्चे थे। तो अब उसके सामने ये दिक्कत थी कि वो कहाँ जाए, किससे बात करे और किसके साथ थोड़ा सा समय अपना बिताए। घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी। अब एक नौकरानी थी सीता, उनके घर की बूढ़ी थी, जो उसका दुख दर्द समझती थी। वह उसी के पल्लू में चला गया और सीता की छाया के बाद मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था। फिर भी बना तो था उन्हीं के लिए, था तो उत्तरम। अब उस चीज को कैसे लिया उन्होंने अपनी नजरों में कि यह क्या है, उत्तरम है मुन्नी बाबू की। टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। टोपी ने क्या किया, वह जो कोट था उसे मिला था पहनने के लिए, उसने नौकरानी के बेटे को दे दिया। वह तो खुश हो गया। नौकरानी के बच्चे को दी जाने वाली चीज वापस नहीं ले सकते। अब जब नौकरानी को उसने दे दिया तो वापस तो उससे लेंगे नहीं, लेकिन गुस्सा तो घर में था। इसलिए तय हुआ कि टोपी जो है अब जाड़े भर सर्दी भर क्या रहेगा, बिना कोट के ऐसे ही जाड़ा बिताएगा, सर्दियां ऐसे ही जाएगी उसकी। यह उसके लिए सजा दी गई। हम जाड़ा ओड़ा ना खाएंगे, भात खाएंगे, टोपी ने कहा। अब उसने कहा कि हम जाड़ा ओड़ा नहीं खाएंगे। गुस्से में कहा कि अब तुम जो हो, तुमने कोट अपना उसे दे दिया तो अब तुम ऐसे ही रहोगे बिना कोट के सर्दी में जाड़ा खाना। तो अब उसने क्या जवाब दिया कि हम जाड़ा ओड़ा क्यों खाएंगे, हम तो भात खाएंगे, पेट भरेंगे। भात यानी चावल, जाड़ा थोड़े खाएंगे। तो उस बात पर क्या हुई, जवाब चलाने पर उसकी पिटाई हुई। दादी से बदतमीजी करती हो, मुन्नी ने बिगड़कर कहा। आपको यह ना मालूम कि जूता खाई नहीं जात। हाँ, फिर दादी ने कहा कि भाई ये जाड़ा वाड़ा नहीं, ये भात नहीं खाएगा, जूते खाएगा। क्या खाएगा, जूते खाएगा, इसकी पिटाई होनी चाहिए। तब फिर उसने जवाब दिया कि हम जूते उते ना खाए, वो जूता कोई खाया थोड़े जाता है, क्या करना चाहता है, पहनना चाहता है। तो अब दादी जो थी वो बिगड़ गई कि भाई दादी के साथ बदतमीजी कर रहा है जो घर की सबसे बड़ी है। तो उनकी जो है दादी से बदतमीजी करते हुए मुन्नी बाबू ने बिगड़ कर उसे डांटा, बड़े भाई ने। तो अब इस पर भी टोपी शुक्ला ने, क्योंकि वो बच्चा क्या था, उद्दंड हो गया था। उसकी जो भावनाएं थी वो क्या हो गई थी, कुंठित हो गई थी। कुंठित हो जाना, उसे कहीं से जब प्यार नहीं मिलता था, उसे कोई समझने वाला नहीं था, और जो उसके साथ के समझने वाले, प्यार वाले मिले वो सब चले गए, सब उसे गलत समझते। तो वो कैसा उद्दंड, एक जिद्दीपन उसके स्वभाव में आ गया था कि जो मुझे कहा जा रहा है वो ही मुझे नहीं करना है, कर लो क्या करोगे। एक चीज फिर ये आ जाती है कि ठीक है इतनी पिटाई होती है, इतनी और हो जाए, लेकिन मैं जो मुझे करना है वो ही मैं करूंगा। तुम दादी से बदतमीजी करते तो उसने कहा तब कहा हम इनकी पूजा करें, बदतमीजी ना करो तो क्या करो, पूजा करो। अभी तो गलत बात तो थी ना, भाई छोटे बच्चे का एक दादी को ऐसे जवाब देना। फिर कहा था दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया। आसमान सिर पर उठाना यहाँ पर मुहावरा है। तो दादी ने आसमान, देखो मुहावरे का प्रयोग, टोपी के जवाब देने पर दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया। राम दुलारी ने उसे पीटना शुरू किया। राम दुलारी उनकी मां थी। तो 10वां में पहुंच गई बाढ़। सीता ने कहा तुम्हें दादी से टकराव के तेना जागी तो हाथ दादी बाड़े। अब उन्होंने अपनी भाषा में, पूर्वी भाषा में समझाया कि तुझे 10वीं में आ गया लेकिन मुझे अकल नहीं आई, और तेरी दादी जो है वो बड़ी है, तुझे उससे इस तरह से टकराव यानी जबान लड़ाना, जबान लड़ानी नहीं चाहिए। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वे 10वीं में पहुंच गया है, परंतु यह बात आसान नहीं है। अब देखो 10वीं में पहुंच गया, 10वीं में भी किस प्रकार पहुंचा बेचारा, है ना, क्योंकि उसे क्या है, कोई समझने वाला, उसके मनोविज्ञान को, उसकी परेशानी को कोई समझने वाला नहीं मिला था। उसके कारण क्या हुआ, वो पिछड़ता चला गया, है ना तो वो अपनी बात कहने में, और उसका स्वभाव कैसा, उद्दंड और जिद्दी स्वभाव बनता चला गया, जिसके कारण वो पढ़ाई में उसका प्रभाव, उसके स्वभाव का, उसकी कुंठाओं का प्रभाव उसकी पढ़ाई पर भी पड़ रहा था। जब वह पहली बार फेल हुआ, देखो 10वीं में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े। पापड़ बेलने यानी बहुत कठिन परिश्रम करना, है ना।
सन 52 में। जब ये पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए। जब वो पहली जिस साल वो फेल हुआ उस साल मुन्नी बाबू क्या हुआ, इंटर में 12th में फर्स्ट क्लास से प्रथम श्रेणी से पास हुए और भैरव छठी में फर्स्ट क्लास आया। तो देखो उनके नंबर बन गए दोनों के, है ना। तो इस चीज पर भी क्या है, उनकी तीनों की तुलना की गई। अपनी क्षमता के हिसाब से किसी को नहीं आंका गया। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, उनकी मम्मी को पापा को ये सोचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस कारण उसको क्या कर दिया, नजरअंदाज अनदेखा करना शुरू कर दिया। क्योंकि दोनों भाई जो थे वो छठी कक्षा में 12वीं कक्षा में उसी के साथ फर्स्ट आया जिस साल वह फेल हुआ। अब घर में उसे जबान की नोक पर रख लिया गया। जबान की नोक पर किसने तो कुछ करना ही नहीं। वह बहुत रोया। बात यह नहीं थी कि वह गाउडी था। गाउडी का मतलब बुद्धू। बुद्धू, हाँ बुद्धू भोंदू। तो ऐसा नहीं था कि वह बुद्धू था। वह काफी तेज था परंतु उसे कोई पढ़ने नहीं देता था। दूसरा कारण क्या था कि उसे कोई पढ़ने बैठने के लिए ध्यान लगाने के लिए देता नहीं था। कभी कोई किसी काम के लिए उठा देता, कभी कोई किसी को चीज मंगानी होती तो कभी मुन्नी बाबू, कभी दादी और कभी कोई और उसे आवाज मंगाकर सामान मंगाना शुरू कर देते या घर के किसी काम में लगा देते। और उसके पीछे जो भैरव था छोटा भाई, वो उसकी कॉपी में से पेपर फाड़कर हवाई जहाज बनाकर उड़ाना शुरू कर देता था। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया। दूसरे साल क्या हो गया उसे, टाइफाइड बुखार हो गया। मियादी बुखार, टाइफाइड किसे कहते हैं, मियादी बुखार, जो एक लंबे समय तक चलता है। तीसरे साल वह 3rd डिवीजन में पास हो गया। तीसरी श्रेणी से वह पास हो गया। 3rd डिवीजन कलंक के टीके की तरह उसके माथे पर चिपक गया। भाई 1st डिवीजन तो बेस्ट है, बाकी 2nd डिवीजन ठीक ठाक, और 3rd डिवीजन यानी कि बिल्कुल ही गए गुजरे नंबरों से पासिंग मार्क्स लेकर वो पास हुआ। तो इसलिए उसके माथे पर 3rd डिवीजन किसकी तरह थी, कलंक के टीके की तरह थी। क्यों थी, क्योंकि उसी घर में उसके जो 2 भाई थे वो 1st डिवीजन से पास हो रहे थे, तो उसकी तुलना उनके साथ की जाती थी। परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सन 49 में वह अपने साथियों के साथ था, वह फेल हो गया, साथी आगे निकल गए। समस्या कहाँ उसके साथ थी कि एक तो उसके घर का माहौल ऐसा, दूसरी बात कक्षा का माहौल भी क्या हुआ, जो उसके साथी थे जहाँ स्कूल में आकर थोड़ा सा आराम मिलता था, थोड़ा सा उसका दिमाग बट जाता था, वो भी खत्म होने का हो गया क्योंकि उसके जो साथी थे वो दूसरी कक्षा में पहुंच गए, वह रह गया। सन 50 में उसे उसी दर्जे में उन लोगों के साथ, लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वीं कक्षा में थे। भाई जब फेल हो गया तो पिछले जो छोटे बच्चे जो जूनियर्स थे उनके साथ उसे बैठना पड़ा। पीछे वालों के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं है, और ये वास्तव में कि आसान नहीं होता है। रिपीटर्स का एक वो लगना, लेकिन कभी ऐसा हो, जरूरी नहीं है कि फेलियर है तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन उसके सामने कितनी समस्या थी क्योंकि वो फेलियर था, वो असफल रहा अपनी कक्षा में। तो अब पिछले जूनियर बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ जो 8वीं कक्षा में थे, अब वो उसके साथ बैठ रहे थे। उसके दोस्त 10वीं में थे, वह उन्हीं से मिलता, उन्हीं के साथ बैठता, उन्हीं के साथ खेलता था। कहीं ना कहीं उसका अहम, उसके अंदर की जो भावनाएं यहाँ दिखती थी कि वो जो है उनके साथ घुलना मिलना नहीं चाह रहा था, या वो बच्चे उन्हें अपने साथ नहीं घुलने मिलने दे रहे थे। उनके साथ बैठना उसे अजीब लगता। उस पर सितम यानी अत्याचार यह हुआ कि कमजोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल देते। ऐसा तो होता ही है ना, कमजोर जो बच्चे वीक थे, जिन्हें मास्टर साहब को लगता था कि इन्हें हम प्रेरणा दें, कुछ मोटिवेट करें, तो मिसाल उदाहरण किसका देते थे, मिसाल यानी उदाहरण किसका देते थे, टोपी शुक्ला का। क्या उदाहरण देते थे कि क्या मतलब है सामावतार या मोहम्मद अली बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या। जब वो किसी को डांटते थे, किसी का भी नाम चाहे वह सामावतार को डांटे या मोहम्मद अली को, तो क्या कहते थे कि भाई तुम्हें पढ़ना है नहीं पढ़ना है, इसी की तरह या बलभद्र नारायण की तरह इसी कक्षा में बैठ के रहोगे। उस बच्चे को कितना महसूस होगा, कैसा अनुभव होगा, है ना। तो उस पर क्या नकारात्मक प्रभाव उस पर पड़ता चला गया, घर के माहौल का भी और स्कूल के और अध्यापकों के व्यवहार का भी। यह सुनकर सारा दर्जा यानी कक्षा हंसने लगी, और हंसने वाले वे होते थे जो पिछले कक्षा में 8 थे यानी उससे छोटे थे। वह किसी न किसी तरह इस साल को तो झेल गया, परंतु जब सन 51 में भी उसे नवे दर्जे में बैठना पड़ा तो बिल्कुल गीली मिट्टी का लौंदा हो गया। गीली मिट्टी का लौंदा यानी गीली मिट्टी जब एक जगह इकट्ठी हो जाती है उसका एक
पत्थर ढेला सा या पिंड है ना, वो बन जाता है ना, गीली मिट्टी का ढेला कह लो, वो बन गया। क्योंकि अब तो 10वीं में भी कोई उसका दोस्त नहीं था। भाई दोबारा फेल हो गया तो जो 10वीं वाले थे वो 11वीं में चले गए, तो अब 10वीं में भी कोई दोस्त नहीं बचा। और 8वीं वाले 10वीं में थे, 7वीं वाले बच्चे उसके साथ थे। अब उसकी कक्षा में कौन आ गया उसके साथ बैठने वाले? 7वीं वाले बच्चे, क्योंकि दूसरे साल भी लगातार फेल हो गया। उनके बीच में अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता था। बूढ़े दिखाई देने का मतलब बूढ़ा तो नहीं हो गया वो 2 साल में, लेकिन उन बच्चों के साथ कैसे दिखाई देता था? वो सब में बड़ा दिखाई देता था। वह अपने भरे पूरे घर की तरह स्कूल में भी अकेला रह गया। अकेलेपन से, एकाकीपन से उसका जीवन गिरता जा रहा था। मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल छोड़ दिया। कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए जब वो अपना हाथ उठाता है खड़ा, तो अध्यापक क्या कहते हैं कि तुम रहने दो, तुम 2-3 साल से यहीं पढ़ रहे हो, तुम्हें याद हो गए, है ना। या फिर यह कहकर बैठा देते कि तुमसे बाद में पूछ लेंगे, तुमसे तो अगले साल में पूछ लिया जाएगा, इनसे पूछने दो, इन्हें आगे जाना है। तो अध्यापकों ने क्या किया? वही, क्योंकि शिक्षा मनोवैज्ञानिक नहीं थी, यहाँ पर है कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक नहीं थी, बच्चे को उसके अंकों के माध्यम से जज किया जाता था, उसे उसकी योग्यता, उसकी क्षमता, उसके गुणों का आकलन नहीं था। ठीक है, 3 बरस हो गए, तुम ये किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब याद हो गए होंगे। टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर भी लालिमा आ गई शर्म के मारे, और तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े और उसे ऐसा लगा जैसे वह मर गया। कैसा लगा? जैसे कि मर गया वो शर्म के मारे। सोचो उस बच्चे का क्या, कल्पना करके देखो उस बच्चे की क्या स्थिति हुई है ना, कि जो बच्चा 1 साल फेल हुआ, दूसरे साल फेल हुआ, उसकी कक्षा के जो बच्चे हैं तो वो तो उसका, क्योंकि वो तो बच्चे हैं, लेकिन जो बड़े थे, जो अध्यापक थे, उन्हें भी उसके साथ कैसा व्यवहार किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। ठीक है, उन्हें पता ही नहीं चला कि हम व्यवहार क्या कर रहे हैं, किसी के मन पर क्या बीत रही होगी, है ना। फिर उसी दिन अब्दुल वहीद ने रिसेस में बहती मारा कि टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा। अब उसने क्या किया? वहीद क्लास का सबसे तेज लड़का था, सबसे तेज लड़का, उसका नाम क्या है? वहीद। और सबसे अलग बात यह थी कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर शरफुद्दीन का बेटा था। किसका बेटा था? शरफुद्दीन का, जिसका काम था लाल तेल बेचना। थोड़ा सा उसने कहा, बलभद्र अबे हम लोगन में का घुसता है, एढ़त वालों से दोस्ती कर, हम लोग तो निकल जाएंगे, बाकी तुम्हें तो इन्हीं सबके साथ। उसने क्या कहा कि हमके साथ, हमारे साथ दोस्ती क्या कर रहा है? पीछे वाले बच्चों के साथ दोस्ती कर, हम तो, हमें तो आगे जाना है, तुझे इनके साथ दोस्ती करनी चाहिए जो आगे तक तेरे साथ रहें। यह बात टोपी के दिल के आर पार हो गई और उसने ठान लिया कि इस बार पहले टाइफाइड हो गया हो या टाइफाइड का बाप, इस बार टाइफाइड हो या टाइफाइड से भी कोई बड़ी चीज हो जाए, लेकिन उसे इस बार पास होकर दिखाना है। परंतु बीच में चुनाव आ गए। क्या आ गए? चुनाव आ गए। डॉक्टर भृगुनारायण नीले तेल वाले चुनाव में खड़े हो गए, यानी वो बन गए, चुनाव में खड़े हो गए। अब जिस घर में कोई चुनाव लड़ रहा हो वो उसके पिता, तो उस घर में शांति का तो नाम ही नहीं, आए दिन मीटिंग, सभाएं, है ना, और दुनिया भर के काम, टोपी को आवाज लगाई जाती। वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई, यानी कि अच्छा हुआ कुछ चुनाव का परिणाम भी उसी समय आ गया और उनकी जमानत क्या हो गई? जब्त हो गई, यानी कि वो बुरी तरह हार गए। जमानत जब्त कब होती है? जब बिल्कुल ही वोट ना मिले किसी को, जमानत जब्त हो गई। और घर में क्या पसर गया? सन्नाटा। और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सिर पर खड़ा है, तो उसने कमर कसकर पढ़ाई में वह जुट गया। टोपी कमर कसकर 2 बार फेल होने के बाद टोपी ने क्या कर ली? पढ़ाई के लिए कमर कस ली। परंतु ऐसे वातावरण में कोई कैसे पढ़ सकता था, इसलिए उसका पास हो जाना ही बहुत था। वह दादी बोली, भगवान नजरे बद से बचाए, रफ्तार अच्छी है, तीसरे बरस तीसरे दर्जे में तो पास हो ही गए। नजरे बद बुरी नजर, नजरे बद बुरी नजर, नजरे अब बद यानी बुरा, बद मिजाज, बदहाल, बद सर्ग है, उससे बना बदरे नजर। ठीक है, तो उन्होंने कहा नजरे बद कि बुरी नजर से भगवान बचाए, तो वो तीसरे साल में जाकर पास हुआ। कौन? टोपी।